नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर निर्मला आपको आज बीए तृतीय वर्ष जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य का, उस थर्ड ईयर के अंदर जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसके अंदर देवनागरी लिपि फर्स्ट यूनिट में नया टॉपिक जुड़ा है। तो देवनागरी से संबंधित कल होने वाले पेपर में यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बोल के सुनाती हूँ। अगर आप इस वीडियो को सुन लेंगे मात्र तो लिखने में आपको आसानी होगी। तो देवनागरी लिपि है वह होती क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि लिपि क्या होती है। लिपि जब हम मनुष्य जो है या अपन जैसे मैं हूँ अभी आपको बोल के सुना रही हूँ, तो वह जो मौखिक रूप से बोल रही हूँ इस मौखिक रूप को अगर मैं लिख दूँ तो उस लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिपि बोलेंगे। तो आगे हम क्या देखते हैं कि आर्यों के आगमन के पश्चात भारत में हम देखते हैं दो प्रकार की लिपियाँ प्रचलित हुई। वो दो प्रकार की लिपियाँ कौन सी प्रचलित हुई, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि में हम देखते हैं कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि में कैसे, जैसे ब्राह्मी लिपि के दो भेद है, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी में हम देखते हैं गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद में हम देखते हैं कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के दो भेद हैं, शारदा लिपि और नागरी लिपि। इसी नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। आगे चलकर देखते हैं कि संस्कृत जो थे वो हमारी जो प्राचीन जो हमारी शुरुआती भाषा है, हमारे वेदों की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की भाषा क्या है, संस्कृत है। उस संस्कृत भाषा को हम क्या बोलते थे, देव भाषा बोलते थे। इस कारण भी हम कुछ विद्वान कहते हैं कि इस कारण इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि यह नागर ब्राह्मणों द्वारा उपयोग में लेने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी पड़ा। तो ऐसी जो मान्यताएं हैं, इस मान्यताओं से हम देखते हैं इस प्रकार लिपि में भी देवनागरी लिपि जो कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई जो है वो किस प्रकार से विकसित हुई। इसका नामकरण जो है वो एक तो मैंने शुरुआत में बताया आपको कि देव भाषा संस्कृत के कारण इसको देवनागरी कहा जाने लगा। एक हम देखते हैं दक्षिण में क्या है, नंदी नागरी इसको कहा जाता है। तो यह एक मत है कि जो नागर ब्राह्मण थे उन नागर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण इसको क्या कहा जाता था, नागरी नाम दिया जाता था, दिया गया है। एक अन्य मत के अनुसार इसका प्राचीन नाम क्या है, ब्राह्मी है, और ब्राह्मी से ही विकसित होकर यह नागरी कहलाने लग गई, क्योंकि यह नगरों में प्रयुक्त होती रहती है। नगरों में प्रयुक्त होने के कारण इसे नागरी कहा जाने लगा। एक और कारण क्या बताया, नगरों में प्रयुक्त होने के कारण इसको नागरी कहा जाने लगा। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले लिपि क्या होती है, फिर इसके बाद में लिपि में हम देखते हैं हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, जो किससे निकली है, ब्राह्मी लिपि से निकली है। इस देवनागरी लिपि का जो नामकरण है वो नामकरण के लिए अन्य विद्वान जो है अलग अलग मत देते हैं, जिसमें जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि संस्कृत जो कि हमारी प्राचीन भाषा है तो उस प्राचीन भाषा को देव भाषा कहते हैं, जिसमें हमारे धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों की रचना की गई है। तो इस कारण इसको देवों की देवनागरी लिपि कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि यह जो है वो नागर ब्राह्मण जो थे, क्या देखा था हमने, नागर ब्राह्मण जो है उनके प्रयोग करने के कारण इसको नागरी नाम दिया गया। वहीं कुछ कहते हैं कि यह नगरों में प्रयुक्त होने के कारण इसको नागरी कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों का विचार है कि यह काशी यानी कि वाराणसी को देवनगर भी कहा जाता था, तो उस काशी विद्या का केंद्र थी और उसमें इसका प्रयोग सबसे अधिक था, तो इसीलिए इसे देवनागरी कहा जाने लगा। एक और मत के अनुसार पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है, नागर कहा जाता था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देव कहकर पुकारा जाता था। उन्हीं के नाम पर इस लिपि को देवनागरी कहा जाने लगा। उपयुक्त मतों से यह कहा जा सकता है कि इसका संबंध वेद से रहा है और संभवतः वेद यानी कि वेदों की वाणी से संबंध होने के कारण ही यह देवनागरी कहलाने लगी। यह तो था देवनागरी लिपि के उद्भव का और नामकरण का कारण। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास जो है वो कैसे कैसे हुआ।
तो विकास का क्रम हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास ईसा की कौन सी सदी 7वीं सदी से आरंभ माना जाता है। 7वीं सदी से आरंभ माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखा जाता है? गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में इसका उपलब्ध मिलता है। याद रखना है, लिपि का विकास 7वीं सदी से होता है। दूसरी बात क्या है कि यह गुजरात के राजा जय भट्ट ने के द्वारा एक शिलालेख है, उसमें सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग किया गया। फिर हम क्या देखते हैं कि 8वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेश दक्षिण में थे, तो नरेश मतलब राजा, राष्ट्रकूट राजाओं में भी इसी लिपि का प्रचार था। फिर हम देखते हैं 9वीं शताब्दी में भी बड़ौदा के राजा ध्रुवराज ने भी अपने राज्य देशों में इसी लिपि का प्रयोग किया था। फिर आगे देखते हैं कि विजयनगर और कोंकण के राज्यों में भी देवनागरी लिपि का व्यवहार है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों की धारणा है कि देवनागरी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में हुआ है, और उसके बाद यह कहाँ गई है? उत्तर भारत में प्रचलित हुई। ईसा की 8वीं सदी से 18वीं सदी तक मेवाड़ के गुहिल वंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, कन्नौज के गढ़वाल राजा, मध्य प्रदेश के हे वंशी राजा तथा गुजरात के सोलंकी राजा देवनागरी का ही प्रयोग करते थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि में जो शिलालेख, ताम्रपत्र, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथ आदि मिलते हैं, उनमें से अधिकांश देवनागरी लिपि में हैं। आज भी यह लिपि समस्त हिंदी प्रदेश में और भारत के अन्य अधिकांश प्रांतों में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी और हिंदी की सभी बोलियां इसी लिपि में लिखी जाती है। महाराष्ट्र में इसी लिपि को बालबोध कहा जाता है, और बालबोध के कुछ वर्ण अ, छ, झ, ल और र व्यापक रूप से देवनागरी लिपि में अपनाए जा चुके हैं। तो क्या हो गया? अब तक हमने देखा लिपि किसे कहते हैं, फिर हमने देखा लिपि में भी हमारे हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। वो किससे उत्पन्न हुई? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। फिर हमने देखा कि जो देवनागरी लिपि है, जो नागर लिपि है, वो देवनागरी क्यों कही जाने लगी, तो उसके पीछे अलग अलग विद्वानों के मत है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत जो हमारी देव भाषा थी इसके कारण देवनागरी कहते हैं। कुछ कहते हैं नागर ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों के द्वारा नागर लिपि का प्रयोग किए जाने के कारण इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। और ऐसे ही कुछ कहते हैं कि काशी, जो कि हमारा देव स्थान है, वहाँ के अंदर जो शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार था, वहाँ हमारे प्रारंभिक शिक्षा केंद्र थे, तो वहाँ पर प्रयोग की जाने वाली भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा। और इस प्रकार हमने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामकरण को अपनाया। और इसका मत सर्वमान्य रूप से ऐसे कहा जाता है कि कौन सी नागरी लिपि जो है वो नाग लिपि और देव लिपि के संयुक्त रूप से प्रयोग होने के कारण प्रयोग में ली जाने लगी। फिर हमने देखा कि इस देवनागरी लिपि के विकास में कि देवनागरी लिपि का विकास मुख्य रूप से हम दक्षिण भारत में देखते हैं, और उसके बाद में हम उत्तर भारत में देखते हैं। दक्षिण भारत में जो हमने विकास देखा वो हम देखते हैं कि पहले तो हम कह रहे हैं कि गुजरात के जो राजा है, उस गुजरात के राजा के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखा गया। उसके बाद दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेशों और उसके बाद दक्षिण के कई प्रांतों में जो राजा थे वो अपने राजवंशों के राज्यों के जो राजमहलों के जो कार्य थे वो इसी भाषा में करते थे। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इस भाषा का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में भी होने लगा, और मुख्य रूप से यह करते करते जो है वो हिंदी की जो है मुख्य लिपि बन जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि आरंभ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा नहीं रहती थी। अब हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो हमें नजर आने लगेगी। तो देवनागरी लिपि की शुरुआती जो विशेषता थी वो ये थी कि इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं थी। आज हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो शब्द लिखने के बाद में उसके ऊपर लाइन खींचते हैं, तो वो क्या है? शिरोरेखा कहलाती है। तो पहले जब जो शब्द लिखे जाते थे वो बिना शिरोरेखा के लिखे जाते थे। फिर देखते हैं कि 10वीं सदी में प्रयुक्त देवनागरी लिपि के कई वर्ण आधुनिक वर्णों से भिन्न थे। फिर धीरे धीरे उन्हें सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता रहा, और 14वीं सदी में इस लिपि के वर्णों का वह रूप स्थिर हो गया जो आज भी उपलब्ध है। मतलब शुरुआत में शिरोरेखा नहीं थी। फिर हम देखते हैं 10वीं सदी के अंदर कुछ आधुनिक वर्णों को भिन्न रूप में देखा जाता था।
फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, कुछ धीरे धीरे उन वर्णों को सुंदर बनाया गया, और आज जो 14वीं सदी में जो लिपि विकसित हुई थी, वो आज 21वीं सदी में भी वैसे की वैसी स्थिर रूप में प्रयोग में ली जा रही है। अर्थात कहेंगे 14वीं सदी में हमारी भाषा जो थी, लिपि जो थी, वो विकसित हो चुकी थी। फिर देखते हैं कि हिंदी में जैसे जैसे अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश होता गया, वैसे वैसे उसकी वर्णमाला में नई ध्वनियों का भी प्रवेश हुआ। फलस्वरूप देवनागरी लिपि भी प्रभावित हुई और उसमें नए चिन्हों को स्थान दिया गया। उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं कि देवनागरी जो लिपि थी, वो उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए धीरे धीरे, क्योंकि हम इसमें देवनागरी लिपि का विकास पढ़ रहे हैं, तो क्या कैसे कैसे देवनागरी लिपि में शब्दों को अपनाया गया और हमारे हिंदी की आज वो जो लिपि है वो विकसित रूप में हमारे पास में है। पहला था कि देवनागरी में जीवा मूल्य ध्वनियों को अंकित करने के लिए चिन्ह नहीं थे। फारसी की ध्वनियों को अंकित करने के लिए वर्णों के नीचे बिंदी लगाने की प्रथा आरंभ की गई थी। ये तो था कि जब हम देवनागरी लिपि को अपना रहे थे। उसके बाद था कि मराठी लिपि के प्रभाव से भी कुछ नए चिन्ह जो थे वो इस लिपि में अपनाए गए। फिर देखते हैं कि बंगला लिपि के प्रभाव से देवनागरी लिपि के अधिकांश वर्ण चौकोर रूप को छोड़कर कुछ कुछ गोलाकार हो गए। फिर उसके अंदर और क्या परिवर्तन आया कि गुजराती वर्णों में सिरोरेखा नहीं होती है, तो उसके प्रभाव से बहुत से हिंदी लेखकों ने भी देवनागरी लिपि को बिना सिरोरेखा के लिखना आरंभ कर दिया है। फिर अंग्रेजी के प्रभाव से देवनागरी में भी अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण इत्यादि संयोजक चिन्ह आदि विराम चिन्हों का प्रयोग आरंभ हुआ है। पूर्ण विराम के लिए पहले इस खड़ी पाई का चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, परंतु अब अंग्रेजी के पूर्ण विराम के अनुकरण पर कई लोग फुल स्टॉप का भी प्रयोग करते हैं। अब हम पूर्ण विराम की जगह अंग्रेजी की लाइन के पीछे जब फुल स्टॉप लगाते हैं, जिसका प्रयोग अंग्रेजी में करते थे, वह भी अब हम देवनागरी लिपि में करते हैं। अंग्रेजी ध्वनियों के समावेश के लिए कुछ नए चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे ओ के लिए ओ, कॉलेज, ऑफिस, जो कि अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन फिर भी उनको हिंदी में अपना लिया गया। इस प्रकार देवनागरी लिपि का विकास हुआ।